नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ देखना शुरू कर चुके हैं। हम अभी बिहार के मधुबनी ज़िला अंतर्गत आने वाला एक घनी आबादी को जो इलाका चलता है उस इलाके का नाम खोटौना है, वहीं पे हम लोग आए हैं। जो शख्स हमारे साथ अभी बैठे हैं ये अपने आप में अब बहुत बड़े शख्सियत हो गए हैं। यूपीएससी ने अपना रिज़ल्ट जारी कर दिया और उसके बाद लड़कियों के साथ साथ लड़कों ने भी अपना परचम फहराया है। और अभी हमारे साथ जो हैं शुभम जी हैं, मधुबनी के मूलतः निवासी हैं, खुटौना के निवासी हैं और इन्हें ऑल इंडिया रैंक यानी AIR जो है वो 41वां मिला है। टॉप 15 कह सकते हैं, टॉप 100 कह सकते हैं। शुभम जी अभी हंस रहे हैं और हमारे साथ साक्षात्कार के लिए जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हार्टी कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर ग्रेट सक्सेस। थैंक यू सो मच। सवालात हम शुरू करते हैं। कहाँ से आपने शुरू किया, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई और आज जिस मुकाम हैं कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? जी, मैंने प्रारंभिक शिक्षा बिहार से स्टार्ट की। मैंने क्लास 10 विद्या विहार आवासीय विद्यालय पूर्णिया वहाँ से किया। +2 मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल बोकारो से किया है। फिर मैंने ग्रेजुएशन हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से 2021 में कंप्लीट किया है। अब ये रैंक आया है तो देखते हैं आगे ट्रेनिंग में क्या होता है, आगे क्या होता है। तो पहला अटेम्प्ट है तो मुझे कुछ आइडिया है नहीं कि आगे क्या होता है। बस ये मेरी नया एक्सपीरियंस है, मैं इसको एंजॉय करना चाहता हूँ। पूर्णिया से आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई है, उसके बाद आपने ये जो दौड़ शुरू किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने इसको क्लियर कर लिया, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जी धन्यवाद। मैं बहुत सारे दोस्त हैं जो वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं। एक राहत भी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया है, क्योंकि फिर से एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, फिर से वही चीज़ पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्योंकि कल रिज़ल्ट आया, कल सुबह में मैं पढ़ ही रहा था, क्योंकि 28 को अगला प्रीलिम्स होने वाला था, तो मैं उसके लिए ही पढ़ रहा था। रिज़ल्ट देखने के बाद राहत हुआ कि अब चलो ये फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगा। मतलब ये आपको लग रहा था कि इस प्रिपरेशन में लग जाते हैं, क्या होगा नहीं होगा? हाँ, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते हम, हाँ। कितना भी 100% कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते कि अच्छा ही रैंक आएगा, क्योंकि सबको फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए होता है IAS IFS या IPS। और सीट तो है 900, जिसको अगर 700 800 रैंक आएगा वो तो फिर एग्ज़ाम देगा ही देगा। तो आपको टॉप 100 टॉप 200 में आना पड़ता है। तो उसके लिए मतलब कॉन्फिडेंस तो था कि हो जाएगा, लेकिन इतना अच्छा रैंक आएगा उसका एक्सपेक्टेशंस नहीं था। इस यायावधि में बहुत सारे बच्चे होते हैं, इतने बच्चे होते हैं कि अगर आप सेंटर पर चले जाएं तो गिनना दुश्वार हो जाता है। उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे जो बच्चे यथासंभव प्रयास कर रहे हैं, नितांत प्रयास कर रहे हैं, अनवरत उनकी जो है वो प्रयास जारी है, लेकिन तब पर भी वो असफल हो जाते हैं। इस असफलता में आप किन गूढ़ों को देख रहे हैं? जी, सबके लिए एक ही चीज़ तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि सबके असफलता का कारण अलग अलग होता है। तो मैं उन्हें ये कहूँ सबसे पहले पता करें कि कारण क्या है। क्या उन्हें मेंस में दिक्कत आ रही है, इंटरव्यू में मेंस में कौन से स्टेज में दिक्कत आ रही है, कौन से पेपर में दिक्कत आ रही है, उनका अपना खुद का सिलेबस देके कंप्लीट हो रहा है या नहीं, नोट्स पूरे हैं या नहीं। तो वो पहले अपना कारण जानें, फिर अपने मेंटर से उनसे पता करें कि आगे क्या कर सकते हैं। अगर किन्हीं मुझसे ज़रूरत होगा कि किसी को भी गाइडेंस का, तो मैं दे सकता हूँ। तो आप पहले कारण जानिए, उस पर वर्क कीजिए और मैं कहूँगा टेस्ट देते रहिए। फिर टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपको चूक कहाँ हो रहा है। तो क्या ये कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके माँ बाप अपने ही घर तक महदूद रहना के लिए कहते हैं कि आप यहीं तक रहें, वो कहाँ तक फैक्टर करता है? निकलना पड़ेगा, सोशल मीडिया जो है वो इसकी पूर्ति कर देगी या फिर निकलना अनिवार्य है? जी, अगेन मैं कहूँगा कोई ब्लैक एंड वाइट चीज़ है नहीं। आप एक पर्सन पे डिपेंड करता है कि आपको घर पे रह के अच्छे से तैयारियाँ हो जाती है तो अच्छी है, नहीं तो अगर आपको बाहर जाना है तो बाहर भी जा सकते हैं। जैसे मैं बाहर गया, क्योंकि मैं बचपन से ही बाहर रहा हूँ, क्लास 4 से हॉस्टल में, तो मुझे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। अकेले में मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव होता हूँ। तो मुझे लगा कि बाहर जाने दिल्ली में मुझे रिसोर्सेज और गाइडेंस मिलेंगे अच्छा, तो मैं दिल्ली चला गया। और काफ़ी मेरे दोस्त हैं दिल्ली में जो दिल्ली से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी है जो घर से भी तैयारी कर रहे हैं। तो जो आपको अच्छा लगता है आप वो कीजिए। नहीं तो घर में अगर कोई तैयारी करते हैं तो अगर आप बाहर जाते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, शिक्षकों से मिलते हैं, वो परामर्श और घर तक रहकर एक मोबाइल तक, एक लैपटॉप तक सीमित होने में कितना अंतर है? जी, अंतर मैं कहूँगा ज़्यादा। जैसे मैं दिल्ली गया, हाँ। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत लोगों से मिला। मैं दिल्ली में भी अकेले ही रहता था। ये एक ही रूम के बगल में था, उनसे बात होती थी। मेरे किस इंटरव्यू सिलेक्शन होने से पहले किसी भी
कोई भी बच्चे से बात हुई नहीं। इंटरव्यू सिलेक्शन होने के बाद काफ़ी ग्रुप्स बने तो काफ़ी लोगों से बातचीत हुई। जैसे वैसे भी कोचिंग मैंने ज्वाइन नहीं की थी तो कोई मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कोई मेरे मेंटर्स थे। सब मेंस के बाद हुए हैं इंटरव्यू स्टेज में। तो बाहर प्री रहकर आपने भी मैं खुद से अकेले ही निकाला? रहा। प्री आपने खुद से निकाला? जी, प्री भी खुद से, मेंस भी खुद से, इंटरव्यू में थोड़े मेंटर्स आए। हाँ, मेंटर्स को होना ज़रूरी है। ज़रूरी तो नहीं है, मैं कहूँगा कि मैं प्रीलिम्स मेंस बिना मेंटर्स, इंटरव्यू भी बिना मेंटर्स के। बट अच्छा, अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आजकल तो ऑनलाइन फ्री में मिल जाता है, नहीं तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे लगा कि मेरा अपना स्ट्रैटेजी अच्छा है तो मुझे ज़रूरत कभी नहीं पड़ा। प्रारंभिक फेज से ही बच्चों को मजबूत होना चाहिए, या फिर जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं उनका प्रारंभिक स्टेज बहुत ही लो होता है, डाउन टू अर्थ ग्रास रूट लेवल का आप कह सकते हैं। बच्चे उतने मेहनत भी नहीं कर पाते हैं अपने उस दौर में, जो उनका एक तरबियत जो इस तरह की होती है। लेकिन अगर आपको नहीं लगता कि बच्चे अगर प्रारंभिक तौर से ही अपने आप को मजबूत करें तो आप ही के जैसे एक अटेम्प्ट में ही इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं? जी, जी, प्रारंभिक शिक्षा तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी तो सबको आना चाहिए, सरकार भी ये प्रयत्न कर रही है। तो हाँ, प्रारंभिक शिक्षा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप थोड़े पिछड़ भी जाएँ तो आगे मैनेज कर सकते हैं। तो आप सबके पेरेंट्स को भी चाहिए कि अच्छे से अच्छे शिक्षा दें अपने बच्चे को, प्रारंभिक शिक्षा ख़ास करके। और आगे जाके आजकल बहुत अपॉर्च्युनिटी है, ज़रूरी नहीं है यूपीएससी में ही जाना। जी, मैंने जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं जैसे एनसीईआरटीज़ वगैरह क्लास 11-12 के, वो मैंने पढ़ी थी। उसके अलावा रेफ़रेंस बुक जो हर सब्जेक्ट्स के आते हैं, जैसे मैं अगर गिनाऊँ तो हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम हो गया, एंशिएंट इंडिया के लिए आर एस शर्मा हो गया, फिर मेडिएवल के लिए सतीश चंद्रा, इस सब के जैसे लक्ष्मीकांत तो सबको पढ़ना ही होता है। इंडियन इकोनॉमी का भी बुक था, श्री राम सर का, वो पढ़ा था। ये सब पढ़ा, लेकिन मैंने इसका खुद से अपना नोट्स बनाया था। मेरे सारे सब्जेक्ट के खुद के नोट्स थे, उसमें मैं जो भी नया चीज़ होता था वो ऐड करते जाता था। फैक्ट्स हो गया, एग्जांपल्स हो गया, तो सारे रेफरेंस बुक्स पढ़ के मैंने खुद के नोट्स बनाए। उसके बाद मैंने कभी रेफरेंस बुक्स को टच नहीं किया। ऑप्शनल क्या था? जी, मेरा ऑप्शन ज्योग्राफी था। जियोग्राफी था। जी, ज्योग्राफी के लिए मैंने कोचिंग की, वो ऑनलाइन कोचिंग की। उसके बाद मैंने काफ़ी टेस्ट दिए, उसमें भी मैंने वैल्यू रिवीजन किया, वैल्यू एडिशन किया। तो मैंने जैसे यहाँ पे अपना मार्क्स देखा तो ज्योग्राफी की वजह से ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। ज्योग्राफी में मेरा 298 मार्क्स आया है, जो कि काफ़ी अच्छा है, फर्स्ट या सेकंड हाईएस्ट होगा इस साल का। तो ज्योग्राफी के कारण ही मेरा सिलेक्शन हुआ, ये कह सकते हैं। और ये आपने पहली दफ़ा में ही इसको आपने निकाला है। सोशल मीडिया पे बहुतायत जो हैं वो कोचिंग वगैरह जो है वो अब आसानी से लोगों को उपलब्ध हो जा रहा है, आपने खुद कहा है। आपको भी इसमें मदद मिली है जैसे इस सफलता पे? जी, जी, बहुत मदद मिली है। मैं ऑनलाइन ही डेली न्यूज़पेपर पढ़ता, क्योंकि यहाँ पे जब मैं रहता था इंग्लिश न्यूज़पेपर यहाँ आते नहीं है, तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ता था। ऑनलाइन भी करंट अफेयर्स के होते हैं, जैसे दृष्टि का हो गया, विजन का हो गया, मैं ऑनलाइन ही फॉलो करता था। ऑनलाइन नोट्स निकालता था, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ देता था, क्योंकि मैं सब टेस्ट सीरीज़ तो ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। तो ऑनलाइन टेस्ट आ जाते थे बहुत सारे वेबसाइट पे, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल होते हैं, उन पे आ जाते थे बहुत सारे रिसोर्सेज। तो मैं कहूँगा आजकल ऑनलाइन में सब चीज़ आपको मिल जाएगा। अगर बस आपको ढूँढने का ज़रूरत है कहाँ पे क्या चाहिए आपको, तो आप ऑनलाइन होके पूरा तैयारी कर सकते हैं। आपका लिमिटेशन क्या था? ड्यूरेशन क्या था? पढ़ाई की क्या ड्यूरेशन? अगर मैं घंटे की बात करूँ तो कोई फ़िक्स नहीं था, जैसे बट मेरा डेली टारगेट होता था कि अगले दिन मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और मैं फ़िक्स टाइम टेबल होता था। जैसे मैं सुबह 9 बजे बैठता था पढ़ने, 9 से 2 बजे तक पढ़ता था, ये मैं फ़िक्स था। वैसे ही फिर 2:30 से 5:30 था, फिर 6:30 से 8:30, तो ये मैं डेली पढ़ता, डेली बैठता था वहाँ, क्योंकि बैठना इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप बैठ गए तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो ये रूटीन मैं हमेशा फॉलो करता था। तो और ये डिपेंड भी करता था कि आप किस स्टेज पे, अगर प्रीलिम्स से पहले मैं ज़्यादा पढ़ता था, मेंस से पहले ज़्यादा पढ़ता था, वो चेंज होते रहता था। तो इस पे नॉर्मल इंटरव्यू डैप पे ही होता है, करंट अफेयर्स पे। तो मैंने अपना डैप प्रिपेयर किया, करंट अफेयर्स प्रिपेयर किया, फिर बहुत सारे मॉक इंटरव्यू दिए, वो भी काफ़ी अच्छे जाते थे। तो उसमें कॉन्फिडेंस आया, फिर मैंने इंटरव्यू दिया। उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा, तो मैं दिल्ली से सब चीज़ खाली करके घर आ गया। और अभी घर पे आपका, चाहे वो मीडिया के लोग हों, शासन हो, प्रशासन हो, या फिर स्थानीय स्वशासन हो, साथ ही साथ माँ-बाप, जो भी आपके परिजन हैं, जो आगंतुक यहाँ आ रहे हैं, उनमें कितना उत्साह देख रहे हैं आप? जी, उत्साह तो बहुत है, कभी ऐसा देखा नहीं है इतने लोग घर में आए, कि हमारा छोटा परिवार है। हम आपके पिताजी क्या करते हैं? जी, मेरे पिताजी प्रिंसिपल हैं लौका कन्या मध्य विद्यालय में, अच्छा। और मेरी मदर हाउसवाइफ है। हाँ। तो
काफ़ी हर्ष का माहौल है जी जी, काफ़ी हर्ष का माहौल है। और इन्होंने तमाम बातों को रखा है। और ये मधुबनी ज़िला के अंतर्गत खुटौना जो एक आप कह सकते हैं कि एक क्षेत्र है जो काफ़ी घनी आबादी को लेकर के चलता है। इनके पिताजी से भी हम बात करेंगे, इनकी शायद घर के भी लोग हैं, बहुत सारे लोग अभी इनसे इंटरव्यू के लिए आए हैं। इन्होंने तमाम बातों को रखा है। शुभम जी हमारे साथ थे। एआईआई रैंक में इनका जो है वो 41वां रैंक है। एक बार फिर से आपको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन। आप आ जाइए, आंगन में ले लेते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपका बेटा अब कलेक्टर बन जाएगा, एक प्रिंसिपल का बेटा बना कलेक्टर। जी, तो खुशी जब तो इस होगी। रिजल्ट को सुने तो फिर कैसा लगा? काफ़ी खुशी हुई जब कल 1:30 बजे इन्होंने मोबाइल से रिजल्ट लेकर मेरे सामने रखा, तो काफ़ी खुशी हुई कि प्रथम प्रयास में इन्होंने सफलता प्राप्त किया ये है। सबसे बड़ी बात है। सबसे जीतते हैं और 41वां रैंक है जी, और मात्र 22 साल उम्र हुआ है अभी बच्चे का, तो काफ़ी खुशी हुई कम से कम। तो मात्र 22 साल की उम्र में इस तरह की ख्याति प्राप्त करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इनके पिताजी हैं, इन्होंने भी अपनी खुशी को जो है वो लाइव सिटीज़ के माध्यम से प्रेषित करने की कोशिश किया है। ये एक अच्छा इंटरव्यू है इन तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी जो हैं वो अभी इस पथ पर निकलने वाले हैं, इस पथ पर अग्रसर हैं, इस पथ के पथिक बने हैं। शुभम जी ने एआईआई रैंक जो है वो इनका 41वां रैंक आया है और ये आप कह सकते हैं कि इनके लिए बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट अटैम्प्ट में इतने बड़े पद पे काबिज़ हो जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। ऐसे ही बने रहे तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए लाइव सिटीज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।